दोस्तों 70 वीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के अंदर एक क्वेश्चन आया था, जिसके अंतर्गत हमें क्वेश्चन एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि महत्वपूर्ण आर्थिक नीति निर्णयों की दृष्टि से नकदी जाल की घटना हमें यह चेतावनी देती है कि ब्याज की दर में कमी करने तथा उसके द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेश, आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि करने की मौद्रिक प्राधिकरण की शक्ति अत्यंत सीमित है। तो दोस्तों इस टॉपिक को अगर आप डिटेल में समझना चाहें तो इसके लिए आवश्यक है कि आपको कंसेप्ट पता हो लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल का। यानी कि हमने एक टॉपिक बना रखा है केन्ज का तरलता अधिमान सिद्धांत, तरलता अधिमान सिद्धांत। तो अगर आप उस टॉपिक को अगर आपने ठीक से पढ़ा हो तो मुझे यकीन है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। हालांकि मैं भी प्रयास करता हूं आपको समझाने का। सबसे पहले मैं आपको समझाने मतलब एक तरीके से हमने ऑलरेडी वीडियो पढ़ा रखी है, लेकिन मैं फिर भी आपको प्रयास करता हूं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से आंसर लिखना है वो समझा सकें। तो हमने दोस्तों इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है, जिसमें हमने आपको बताया है कि केन्ज ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में आई थी, उसमें ब्याज दर के निर्धारण के लिए तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रयोग किया। तरलता अधिमान सिद्धांत क्या बताता है कि जिस केस में मुद्रा की मांग बराबर होगा मुद्रा की पूर्ति के, उस केस में मुद्रा बाजार का संतुलन होगा। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं, डिटेल में समझा देता हूं, जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। हालांकि ये नोट्स हमने ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल है, दोनों पे ही अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले कंसेप्ट को समझा देता हूं। हालांकि नोट्स हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले कंसेप्ट ये कहना चाह रहा है कि अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की मांग बराबर होगी मुद्रा की पूर्ति के, तब अर्थव्यवस्था में संतुलन होगा। ऐसे समझाना से शुरुआत करनी है। फिर आपको बताना है मुद्रा की मांग क्या होती है। आपको समझाना है मुद्रा की मांग क्या होती है। आपको समझाना होगा कि मुद्रा की मांग 3 उद्देश्य से की जाती है। सबसे पहला है सौदा उद्देश्य, दूसरा है सतर्कता उद्देश्य, और तीसरा है सट्टा उद्देश्य। सबसे पहले आपको बताना है कि मुद्रा की मांग का मतलब है आय का वह हिस्सा जिसे लोग नगद रखना चाहते हो, यानी कि आय का वह भाग जिसे नकदी के रूप में लोग रखना चाहते हैं, आय या संपत्ति कह सकते हो आप इसे, जिसे लोग नकदी के रूप में रखना चाहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने पास कैश होल्ड क्यों करता है? 3 उद्देश्य से करता है। पहला सौदा उद्देश्य, यानी कि व्यक्ति को डेली पर्पस के हिसाब से कुछ सौदे निपटाने पड़ते हैं। उसे टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, दूध पीना है, सब्जी खरीदनी है। और सौदा उद्देश्य के लिए वो कितनी नकदी रखेगा वो डिपेंड करता है, इसको उन्होंने बोला L1, वो डिपेंड करता है एक तरीके से आय पर। तो ये आय का फंक्शन हो गया। दूसरा हमारा सतर्कता उद्देश्य है। सतर्कता उद्देश्य को का मतलब होता है कि आप कोई जोखिम, कोई दुर्घटना, कोई आकस्मिक स्थिति से बचने के उद्देश्य से आप पैसे को फिर से होल्ड करते हो कैश के रूप में, और इसको L2 बोला। और इसको भी, ये भी डिपेंड करता है एक तरीके से आय पर। ये दोनों के दोनों आय पर निर्भर करते हैं। तीसरा सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग जो होती है, ये ब्याज की दर का फलन है, ब्याज की दर का। हम ये मान रहे हैं कि व्यक्ति संपत्ति को 2 हिस्सों में रखता है। संपत्ति या तो वो बॉन्ड करेगा या नकदी रखेगा, 2 ही काम करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास है 100 रुपए की संपत्ति है, और वो क्या करता है, 50 रुपए बॉन्ड रखता है, 50 रुपए की नकदी रखता है। अभी हमने ये मान लिया। और इस केस में ब्याज की जो दर है वो मान लीजिए 10% है। यानी कि अगर वो बॉन्ड खरीदता है तो उसको 10% का फायदा होगा।
अब मान लीजिए कि अगर ये जो ब्याज की दर है घटकर 8% हो जाए, तो वो क्या करेगा, बॉन्ड से पैसा निकाल के नकदी में रख लेगा, यानी कि नकदी हो जाएगी 60 की और बॉन्ड हो जाएगा 40 का। अब इसी तरीके से मान लीजिए ब्याज की दर 6% हो जाए, तो इस केस में नकदी हो जाएगी 80 की, बॉन्ड हो जाएगा 20 का। यानी कि जैसे जैसे ब्याज की दर कम हो रही है, भविष्य में बॉन्ड की कीमत बढ़ेगी, मतलब कीमत बहुत ऊंची है। ये एक्चुअली बॉन्ड का और ब्याज दर का रिलेशन हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से समझाया हुआ है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे मतलब ब्याज की दर गिर रही है, मान लीजिए 2% ब्याज की दर हो जाए, तो इस केस में इसको ये 100% 100 रुपए रखेगा और इस पे 0 रुपए रखेगा। यानी कि 2% का जो ब्याज की दर है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट। अब क्रिटिकल का मतलब होता है, क्रिटिकल होता होगा, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश में इसको क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से ऐसी ब्याज की दर आ गई है जिसके नीचे कोई भी व्यक्ति पैसे को रखना पसंद नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट बन जाता है यहाँ पे। यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट बन जाता है। मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। यानी कि मुद्रा की मांग तरलता उद्देश्य के लिए जब ब्याज की दर 10% है, तो हम इतना पैसा हमारे पास है, और जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ रही है, हम नकदी ज्यादा रख रहे हैं अपने पास में, यही आपको समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन जैसे ही ब्याज की दर 2% आ जाती है, आपके पास कितनी भी नकदी क्यों ना आ जाए, आप सारे के सारे पैसे को होल्ड करना ही पसंद करोगे। ये जो है ना, ये वाली स्थिति यहां से लेके यहां तक की, इसको बोलते हैं तरलता जाल। और इस तरलता जाल की स्थिति में ये वाली स्थिति जो है, ये आपकी क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट हो चुका है ऑलरेडी 2%। तो दोस्तों इस स्थिति में मौद्रिक नीति पूरी तरीके से अप्रभावशाली है। इसको अब हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही बात दोस्तों यहां पे भी समझाने का प्रयास किया है। एक बार मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, यही हमने समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले यहाँ पे हमने डिटेल में बताया है कि लेन देन के लिए मुद्रा की मांग क्या होती है, सावधानी के लिए मुद्रा की मांग क्या होती है, इसके अलावा सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किस तरीके से बॉन्ड से संबंधित है, यहाँ पे हमने करवाया हुआ है। और उसके बाद फिर हम आपको बताने की कोशिश करें तरलता जाल का कंसेप्ट, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि ब्याज की दर ऑलरेडी इतनी कम हो चुकी है कि इससे नीचे कम होने पर कोई भी व्यक्ति पैसे को होल्ड करना ही पसंद करेगा, किसी भी तरीके से पैसे को इन्वेस्टमेंट करना या बॉन्ड खरीदना पसंद नहीं करेगा। बस डिटेल में जो अगर वीडियो देखनी हो तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने डिटेल में ये सारी की सारी बातें डिस्कस की हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंसेप्ट ये कहलाता है कि मुद्रा की मांग का कर्व इस तरीके का होगा। ये जो कर्व है ये LT है, यानी कि M1 और L, देखिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार और आपको। इस वाले पे देखिए, अब संतुलन की स्थिति कहां पे आएगी, संतुलन की स्थिति वहां पे आएगी जहां पे मुद्रा की मांग पहले मुद्रा की मांग समझ लेते हैं। मुद्रा की मांग का मतलब ये हुआ कि जो हमारा मुद्रा की मांग है वो इस तरीके की है, ब्याज की दर से संबंध है, इसको हम L1 बोल रहे हैं। इसका मतलब इसमें मुद्रा की मांग सौदों के लिए और सतर्कता के लिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों ब्याज दर पर आय पर निर्भर करती है, इसलिए ब्याज दर के साथ ही इस तरीके का संबंध रहेगा। और सौदा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग इस तरीके की होती है। तो जब आप इसे जोड़ दोगे तो मुद्रा की मांग का डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये आपकी मुद्रा की मांग का डायग्राम है। और एक समय के बाद ये बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये तरलता जाल की स्थिति को दिखा रहा है। तरलता जाल। मुद्रा की पूर्ति की बात करें तो मुद्रा की पूर्ति करने की जिम्मेदारी होती है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक की, या आप कह सकते हैं किसी भी देश की केंद्रीय बैंक की। और केंद्रीय बैंक कितनी मुद्रा की पूर्ति करेगी, ये केवल और केवल डिपेंड करता है मौद्रिक नीति पर। यानी कि हम इस देश में मुद्रा की आपूर्ति को इस तरीके से मान लेते हैं,
ये इस तरीके से। अब देखिए यहां तक हमारा जो क्वेश्चन का पार्ट था, पहला पार्ट, वो कंप्लीट होता है। बेसिकली इसके अंदर हमने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि महत्वपूर्ण आर्थिक नीति निर्णय में नकदी जाल की घटना हमें यह चेतावनी देती है कि ब्याज की दर में कमी करने तथा उसके द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेश, आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि करने से मौद्रिक प्राधिकरण की शक्ति अत्यंत सीमित होगी। यानी कि इसके अंदर हमने आपको नकदी जाल के बारे में डिटेल में कर दिया। देखिए अगर आप यहीं पर आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। आप चाहो तो मुद्रा की मांग के बारे में छोटा लिख सकते हो, पॉइंट को छोटा एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि यहां पर बेसिकली हमने कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश की है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां तक हमने केवल आपको तरलता जाल के बारे में बताया, एक्चुअल आंसर तो अब शुरू होगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले बताना है क्या है, सबसे पहले आपको बताना है तरलता जाल का कंसेप्ट क्या है। इसके लिए आपको मुद्रा की मांग और मुद्रा पूर्ति का सहारा लेना है और आपको बताना है कि मौद्रिक संतुलन किस तरीके से होता है। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है यहां से कि मौद्रिक नीति की अप्रभावशीलता किस तरीके से होती है। देखिए नोट्स में तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं, जो कि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है, जो जिसका आंसर हमें यहां तक लिखना है। मतलब यहां तक आपको आप बड़ा भी लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो, एक पेज का भी लिख सकते हो, 2 पेज का भी लिख सकते हो, क्योंकि तरलता जाल का कंसेप्ट पता होना आपको जरूरी है। लेकिन अब जो कंसेप्ट है वो है मौद्रिक नीति की अप्रभावशीलता। बेसिकली ये आपका मेन आंसर है। कब? जब आपकी तरलता जाल की स्थिति हो, तरलता जाल की स्थिति में। मेरा कहने का दोस्तों मतलब यह है कि आपका जो मेन आंसर शुरू होगा वो यहां से शुरू होगा। इससे पहले आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, तरलता जाल की जो अवधारणा है उसको आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि मौद्रिक संतुलन कब होता है। मौद्रिक संतुलन हम एक बार आपको दोबारा समझा देते हैं। मौद्रिक संतुलन तब होता है जब मुद्रा की मांग, ये आपकी मुद्रा की मांग है, ये मुद्रा की मांग है, और ये मुद्रा की पूर्ति है। इस केस में ब्याज की दर ऑलरेडी क्रिटिकल लेवल पे आ चुकी है, 2% पर आ चुकी है। यह आपकी मुद्रा की मात्रा है, यह आपका है मुद्रा बाजार। इसी तरीके से एक हमारा कर्व होता है निवेश वक्र, निवेश मांग वक्र, निवेश मांग वक्र। निवेश मांग वक्र बता रहा है कि जब ब्याज की दर R0 है, जो कि 2% है, उस पर जो निवेश की मात्रा है वो I0 है, जो कि 1000 करोड़ हमने मान लिया, और ये हमारा निवेश मांग वक्र है। ठीक है जी। अब मान लीजिए, हाँ, मान लीजिए इस स्थिति में हमारा जो सामूहिक व्यय का स्तर है वो ये वाला है, जो कि C+I+G का योग होता है एक बंद अर्थव्यवस्था में, और राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर यहां पे निर्धारित हो रहा है। इस स्थिति में हम A बिंदु पर हैं और ये हमारा राष्ट्रीय आय का स्तर है, ये हमारा आय का स्तर है, ये हमारा निवेश का स्तर है, ये हमारा मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति का स्तर है, और ये वाला जो है ये हमारा वस्तु बाजार को दिखा रहा है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। हालांकि एग्रीगेट सप्लाई का सही डायग्राम तो इस तरीके का होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें तरलता जाल की। तो चलिए मैं वैसे बना देता हूँ, हालांकि नोट्स में मैंने इस तरीके का बनाया है, पर एग्रीगेट सप्लाई आप इस तरीके का भी बना सकते हो तरलता जाल की स्थिति में। ठीक है, ऐसा ही बनेगा तरलता जाल की स्थिति में। बेसिकली कहने का मतलब ये है, पर चलो हम नॉर्मल कंडीशन बना लेते हैं जैसा हमने नोट्स में बनाया है, क्योंकि कंसेप्ट पे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारा कीमत स्तर है और ये हमारा रोजगार का स्तर है।
अब मान लीजिए आप तरलता जाल की स्थिति में नहीं होती, मान लीजिए तरलता जाल की स्थिति में नहीं होते, अगर आप नहीं होते तो मौद्रिक अधिकारी क्या करता? मौद्रिक अधिकारी विस्तारवादी नीति अपनाता, विस्तारवादी नीति अपनाता। जैसे ही मौद्रिक नीति विस्तारवादी नीति अपनाता, उस मतलब तो आपकी ब्याज की दर में कमी होती, ब्याज की दर में कमी होने से निवेश के स्तर में वृद्धि होती, निवेश के स्तर में वृद्धि होने से सामूहिक व्यय के स्तर में वृद्धि होती, जिससे आय के स्तर में वृद्धि होती, और आय के स्तर में वृद्धि होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड का राइटवर्ड चला जाता, जिससे कीमत स्तर और रोजगार दोनों के स्तर में वृद्धि देखने को मिलती। लेकिन क्योंकि तरलता जाल की स्थिति है, इसलिए अगर विस्तारवादी नीति अपनाता है तो क्योंकि समस्त मुद्रा जो बाजार में आई है, वो नकदी रूप में रख ली जाएगी, नकदी रूप में रख ली जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से, जो कि M0 से M1 हो गई है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से किसी भी तरीके से ब्याज की दर में कमी देखने को नहीं मिलती है। कमी आप समझ लीजिए इस लेवल पे बहुत कम कमी आती है या बिल्कुल कमी देखने को नहीं मिलती है। अब क्योंकि ब्याज की दर में कमी नहीं होती, इसलिए निवेश जो है उसके स्तर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि निवेश के स्तर में परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के स्तर में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के स्तर में परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए एग्रीगेट डिमांड में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अल्टीमेटली रोजगार का स्तर, आय का स्तर और निवेश का स्तर अपने पूर्ववत यानी कि पुरानी अवस्था में बना रहेगा। बेसिकली इस स्थिति में मौद्रिक नीति पूरी तरीके से अप्रभावशाली हो जाती है। यानी कि क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि अगर कोई देश तरलता जाल की स्थिति में फंसा हुआ है तो उस स्थिति में अगर आप मौद्रिक विस्तार की नीति अपनाते हो तो मौद्रिक विस्तार की नीति अपनाने से न तो रोजगार बढ़ेगा, न कीमतें बढ़ेंगी, न उत्पादन बढ़ेगा, न आय बढ़ेगी। एक तरीके से अर्थव्यवस्था एक ऐसे जाल में फंस जाएगी जहां पर अर्थव्यवस्था में किसी भी तरीके का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए मौद्रिक नीति प्रभावशाली नहीं है, ऐसी स्थिति में राजकोषीय नीति अधिक प्रभावशाली होती है। इसी कंसेप्ट को आप आईएसएलएम मॉडल के माध्यम से भी समझा सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को इसके माध्यम से भी समझाया जा सकता है, आईएसएलएम मॉडल के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, अगर आपने आईएसएलएम पढ़ा हो तो, क्योंकि मैंने नहीं यूज किया हुआ, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। आईएसएलएम मॉडल के माध्यम से भी आप बता सकते हो कि आईएसएलएम मॉडल में ये मान लीजिए आपकी है LM, ये केंजियन रेंज है, केंजियन रेंज है, और ये आपका है IS। तो कई सारे डायग्राम बना के ये प्रूफ हो जाएगा कि LM में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में जो आय का स्तर है वो वृद्धि देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो डायग्राम मैंने आपको बनाया है इसके अंदर आपको सारी बातें आ जाती हैं दोस्तों। यही चीज मैंने आपको नोट्स के माध्यम से भी बताई हुई है, आप देख लो यहाँ पे। हाँ जी दोस्तों, ये बातें मैंने यहाँ पे नोट्स के माध्यम से भी बताई हुई है, और ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं दोस्तों। बहुत टाइम लगा इस वीडियो बनाने में, कंसेप्ट को इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझ में आपको आ ही रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, यही डायग्राम के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है। 4 डायग्रामों को डिटेल में हमने समझाया है, और ये सारे के सारे नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन दोनों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।